तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार कहानी। एक और एमटीपी लेके आए हैं हम और उसे डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में दिखेगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से इस एमटीपी को देखेंगे, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे, तो आपको एक राज की बात समझ में आएगी। राज की बात बताएं सर, एक राज की बात आपको एक नजर आएगी सर। वो राज की बात यह है कि बच्चे घबराते रहते हैं, सर क्या करें सर, क्या करें। बच्चे घबराते रहते हैं कि सर कितनी केस स्टडी आनी है, कितना डायरेक्ट आना है। तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेट 50-50% का है ना रेशियो है, यानी 1:1 का रेशियो है। यानी कि 50% केस स्टडीज है और 50% डायरेक्ट क्वेश्चन है। यानी कि आपको इस केस स्टडी पढ़ के या एमटीपी पढ़ के आपको रियलाइज होगा कि केस स्टडी सारी नहीं आती, डायरेक्ट भी सारे नहीं आते हैं। बिल्कुल बराबर रेशियो रखता है आईसीआई, लगभग 50% केस स्टडीज और 50% डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। इसी एमटीपी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि केस स्टडी आधे मार्क्स की स्टडी है और आधे मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है। और आज का शानदार जानदार आगाज करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से। जिन बच्चे कह रहे हैं सर डर लग रहा है, डरना, अरे डर तो इसलिए लग रहा है ना कि या तो कुछ करा नहीं होगा इसलिए डर लग रहा है। अगर करा है आपने बिल्कुल ईमानदारी से 6 महीने मेहनत करी है, तो 6 महीने मेहनत करने का 6 महीने में मेहनत करने का रिजल्ट ये है कि आज हम इस पड़ाव पे हैं कि एमटीपी हमें आती है, लिखना हमें आता है, नंबर हमारे पूरे आएंगे। और खुद सोच के बताओ 6 से 7 महीने तुमने क्या किया, इंतजार किया है। 6 से 7 महीने हमने इसी पल का वेट किया है कि हम अप्रैल मई जून जब से लेके आज के दिन तक हम ये इंतजार करते आए हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो शानदार जानदार रिजल्ट का भी दिन आएगा पेपर के बाद, जब मैं फाउंडेशन से कदम बढ़ाकर इंटर में कदम रखूंगा, फाउंडेशन से कदम बढ़ाकर इंटर में रखूंगा। अब वो दिन आ चुका है दोस्तों, अब वो दिन आ चुका है जंग का। एक योद्धा, मेरी बात ध्यान सुनना, एक योद्धा, एक वॉरियर, एक सिपाही पूरी की पूरी जिंदगी इसलिए मेहनत करता है, इसलिए प्रैक्टिस करता है कि जब जंग का समय आएगा उस दिन पीठ नहीं दिखानी, उस दिन सामने वाले के सीने को छलनी कर देना है, पीठ नहीं दिखानी। इसलिए वो पूरी जी जान से मेहनत करता है, इसलिए पूरा इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है कि जंग के दिन दुनिया को दिखा देना है कि इंडिया की आर्मी इसलिए नहीं दुनिया में मानी जाती, और जंग के दिन हमें भी दिखा देना है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे और हमने जो पढ़ा है वो इसलिए नहीं पढ़ा कि हम दोबारा फाउंडेशन में आए, हमने इसलिए पढ़ा है कि इसी बारी में, पहली ही बारी में, इसी बारी में सीए इंटर में कदम रखने के लिए हम काबिल हैं और अब सीए इंटर में कदम रखकर दिखाएंगे। तो अब वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है जिसका हम कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, है ना। और जिसका इंतजार कर रहे थे, अब उस जंग के दिन पे सामने वाले को छलनी करके, है ना, दिल में, मन में, तन मन में आग होनी चाहिए कि सामने वाले को छलनी करके दिखा देंगे कि हमसे बेहतर ना कोई था ना कोई है, और इंटर और फाइनल में भी हमसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो इतना इंतजार किया हमने, इतना इंतजार 6 से 7 महीने इंतजार किए आज के दिन के लिए कि अब मेरे अगर कल परसों में पेपर शुरू होंगे तो मैं कल परसों में दिखा दूंगा कि आज के दिन के लिए ही मैंने मेहनत की और आज के दिन के लिए मैं बना हूं। तो डरने का नहीं है दोस्तों, जान लगा के घुस जाना है, भिड़ जाना है और भिड़ के एक क्वेश्चन की गर्दन काट देनी है, एक क्वेश्चन के सीने पर 100 गोलियां चला देनी है कि नंबर 100 में से 100 भी मिल जाए तो भी एग्जामिनर को गम नहीं होना चाहिए कि इतने नंबर आए कैसे भैया के। तो उम्मीद है पूरी जान लगा के आप पेपर दे के आएंगे, क्योंकि इसी चीज का इंतजार था और अब वो इंतजार पूरा हुआ है। इसी उम्मीद के साथ सर पहला क्वेश्चन देखेंगे। 6 महीने का इंतजार खत्म हुआ और अब दुनिया को दिखा देंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे सर। सीधा क्वेश्चन के आखिरी वर्ड पे कूदो, आखिरी लाइन पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आया है। यानी कि पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, दूसरा क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से, तीसरा क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। समझिए मुन्ना मुन्नी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट से। यानी कि पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और सोगा से मिला, राइट।
सर क्या कह रहे हैं सर, देखेंगे ध्यान से। मिस्टर निखिल इज लायबल टू पे द कॉस्ट, क्या मिस्टर निखिल कॉस्ट पे करने के लिए लायबल है? ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पहले 15 मिनट चॉइस में बिता देने हैं कि मुझे किस क्वेश्चन में चॉइस लेनी है, किस क्वेश्चन में चॉइस नहीं लेनी, राइट। तो भैया पहला क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, एनरेटा, उसमें चॉइस नहीं हो सकती सर। क्या किया सर बताओ, सिर्फ 20 और 30% काम ही कंप्लीट किया है, 20 और 30% काम ही कंप्लीट किया है ना, कि भैया तुमने काम कंप्लीट नहीं किया है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके इंटीरियर का कोई यूज नहीं है, तो मुझे नया इंटीरियर रखना पड़ेगा। तो मिस्टर है ना निखिल को बोला जा रहा है कि भैया आप पेमेंट कर दें, आप पेमेंट कर दें। तो क्या मिस्टर निखिल एलिजिबल है, लायबल है पेमेंट करने के लिए? जल्दी बोलेंगे सर सभी बालक, जल्दी बोलेंगे सर सभी बालक। नहीं सर, बिल्कुल सही, सही बालक कह रहे हैं सर, बिल्कुल भी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि काम उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, काम उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, राइट, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया है, तो वो लायबल नहीं है, राइट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है ना, राइट। कैसे सर, वॉइडेबल की अगर डेफिनेशन देखियो तो आई मुन्ना भाई 2i से हमने ध्यान किया था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल होता है ना, तो वो लायबल नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जितना काम उतना दाम मांग सकते हैं, तो आप जितना काम उतना दाम है ना लिख के आ सकते हो, एक सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से एक पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन जितना भी काम उसने किया है, पर अगर देखा जाए तो उसके काम का नहीं है ना, राइट, उसके यूज का नहीं है, बोल रहा है ना, नो यूज फॉर हिम, क्योंकि भैया पूरा तोड़वा के नया बनवाना पड़ेगा, उसका यूज का नहीं है, तो फिर उसको लायबल है भी नहीं और पेमेंट के लिए भी लायबल नहीं है। लेकिन अलग से अगर उसका यूज के लिए निकलता है तो जितना काम उतना दाम लग सकता है, जितना काम उतना दाम लग सकता है, यानी क्वांटम मेरिट पे आप जा सकते हो, है कि नहीं बात, क्वांटम मेरिट पे आप जा सकते हो। तो इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है क्योंकि काम पूरा नहीं किया गया है, तो मिस्टर निखिल को है ना पैसे देने की जरूरत नहीं है, मिस्टर निखिल इज नॉट लायबल, यानी केस स्टडी के बेस पे था। तो पहले प्रोविजन लिखेंगे है ना कि भैया अगर इस तरह का अगर कोई भी काम हुआ है तो वॉइडेबल होता है, पहले प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन में आप जितना काम उतना दाम भी लिख सकते हो, यानी कि क्वांटम मेरिट भी लिख सकते हो कि सामने वाला क्लेम कर सकता है क्वांटम मेरिट में। फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे सर, अपना कंक्लूजन लिख देंगे। फिर आती है बात स्मॉल कंपनी की। क्या इन भाई साहब को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? तो भैया स्मॉल कंपनी में क्या याद रखेंगे सर, स्मॉल कंपनी में क्या याद रखेंगे सर, स्मॉल कंपनी में याद करना है बहुत ध्यान से, बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सर, पेड अप कैपिटल है ना, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर, 4 करोड़ है ना, ध्यान से याद रखना, आप अपडेट कर लेना 4 करोड़। एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए सर, टर्नओवर होना चाहिए अप टू या नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़, नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़ बाबू, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो क्या हुआ भैया, पेड अप कैपिटल 35 लाख है ना, यानी कि 4 करोड़ से कम, और टर्नओवर 2.5 करोड़ यानी कि 40 करोड़ से कम, ठीक है, राइट। इसका मतलब स्मॉल कंपनी का दर्जा मिलेगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को स्मॉल कंपनी का दर्जा मिलेगा, राइट। तो साथ साथ मीनिंग भी बताना है, तो प्रोविजन में मीनिंग भी बता देंगे कि स्मॉल कंपनी क्या होती है ना। सेक्शन याद हो तो ठीक है, सेक्शन याद ना हो तो कोई बात नहीं, राइट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से लिखकर हम क्या कर देंगे, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन लिखकर
और रिजल्ट दे देंगे, यानी केस स्टडी 2, यानी कि केस स्टडी हो गई 2। तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट सर, तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट, बहुत ही है ना लड्डू क्वेश्चन सर, सीधा कह रहा है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन, अनअसर्टेन गुड्स एंड इट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, याद करो तो मैंने तुम्हें बताया था कहां पढ़ा हमने अपने नोट्स में सर, यहां पढ़ा सर, ये रहा सर, इसलिए मैंने निकाल के रखा पहले, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रखा है ताकि टेंशन में ना आए हो तुम, टेंशन में ना आ जाओ। क्या सर? सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ये क्वेश्चन है कि नहीं बात, और उसका एप्रोप्रिएशन, और उसका एप्रोप्रिएशन, यानी कि सेक्शन 18 प्लस सेक्शन 23 डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट, है ना। रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स, अनअसर्टेन और फ्यूचर की एक ही रूल है, व्हेन असर्टेन, ठीक है ना, और असर्टेन गुड्स मस्ट हैव बीन एप्रोप्रिएटेड, और एप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर और बायर। बहुत तरीके से, तहजीब से इन सेक्शन को हमने याद भी किया था, क्लास के दौरान ही याद कराया था, और मैंने इस पर खतरा भी बनाया था कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और बच्चे को पता नहीं लगता क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। अरे बाबू क्वेश्चन कहां से पूछ लिया भैया, मैंने तो पहले कहा फ्लावर नहीं फायर बनने का है। एप्रोप्रिएशन मतलब गुड्स सिलेक्टेड बाय द सेलर और बायर विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। कंसेंट पहले और बाद में कभी भी हो सकती है, और ओरल और रिटन, है ना, कैसे भी हो सकती है। हमें यह पता होना चाहिए हमें लिखना क्या है। अब इसमें कोई चीजें बढ़ा के लिखने वाली नहीं है कि भैया मैं अपनी तरफ से लेंथ बढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आईसीआई वांट्स द क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करें। सर क्वालिटी क्या होती है? सेक्शन। क्वालिटी क्या होती है? केस लॉ। क्वालिटी क्या होती है? प्रेजेंटेशन। क्वालिटी क्या होती है? अच्छी राइटिंग। ये सारी क्वालिटीज में आती हैं, राइट। और आपको बताइए ड्यूरिंग द क्लास हमने जब PYQ करते थे, हम हर चैप्टर के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते थे, तो इन्हीं क्वालिटी पे फोकस करते थे। पिछले जन्म की जो केस स्टडी मैंने तुम्हें कराई उसमें भी हम क्वालिटी पे ही फोकस करते थे। सर अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन कौन सा है बताएं? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट, है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, राइट, एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्शन लिखना है, राइट। बोलो जल्दी, कोड क्या लिखवाया था? सिंपल सी बात, आज तुम्हें पता लगेगा कि सर जो आप कोड लिखवाते थे ना, कंसिडरेशन लो परदेश में 25 तेरे गम लव आजकल सनम पॉइंट ब्यूटी वाइट हो रे मुन्ना मुन्नी, इसका कोड याद आया? 24 डीजे फिर मैरिज। हाँ बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया अग्रवाल जी, कमाल कर दिया। इसका कोड था फालतू, FAALTO, फालतू। बस 7 मार्क्स में है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो 1 मार्क्स का पॉइंट हो गया, और 1 मार्क्स का आपका हो गया कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? केस बोलना है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का बाबू। सर डनलप टायर्स, है ना, कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, है ना, तो डनलप टायर वाला केस लिखना है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। फिर भैया, हाँ बिल्कुल सही बात, फिर उसके बाद इसके एक्सेप्शन लिखने हैं फालतू, इसके एक्सेप्शन लिखने हैं फालतू। उसके भी तुमने बहुत सारे क्या किए सर, केस लो तुमने याद किए हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, है ना, राइट, राइट। उसमें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकते थे, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, शुप्पू, याद आई बात, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड तुमने उसमें किया ही है, राइट। इसके अलावा तुमने सूरज वर्सेस नाना, इस तरह के तुमने बहुत सारे केस लॉ इसमें याद किए हैं। उम्मीद है विद केस लॉ तुम एग्जाम में लिख के आओगे, विद केस लॉ तुम एग्जाम में लिख के आओगे। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया सर।
बहुत मजा आया। अब देखो अगला डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्कस द, ये मैंने तुमसे क्लास में कहा था एक्सपेक्टेड है। पार्टनर डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी, है ना। मैंने क्या कहा था, एलएलपी के अंदर अकेला ऐसा सेक्शन जो लिमिटेड लाइबिलिटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनाता है, और मैंने कहा था इस पे एक्सपेक्टेड लिख लेना। भाई तुमने लिख रखा होगा अपने नोट्स में, देख लो, मैंने कहा था इसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड लिख लेना। इन्होंने एमटीपी में दे दिया, मुझे उम्मीद थी कि एमटीपी के बजाय ये एग्जाम में आना चाहिए था। एलएलपी जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक ही सेक्शन है पूरे एलएलपी में, एक ही सेक्शन है, सेक्शन 30। बहुत बढ़िया बात बोली अग्रवाल जी, तनिष्क भैया बहुत बढ़िया बात बोली। लिमिटेड लाइबिलिटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, 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 सेक्शन 30। मैंने तभी लिखवाया था क्लास में, एक्सपेक्टेड लिख लेना भाई, अजीब सा ही सेक्शन है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाला एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड करे बैठे हो तुम, है ना, राइट। तो अगर कोई भी फ्रॉड पार्टनरशिप करती है, उसके पार्टनर करते हैं, तो लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर जो उसमें फ्रॉड में इन्वॉल्व है शैल बी अनलिमिटेड फॉर द डेट ऑफ द एलएलपी। ये हमने बात लिखी थी। बोलो सर, समझोगे नहीं? समझ गए सर। तीसरा क्वेश्चन बताओ, इससे लड्डू क्वेश्चन मिलेगा क्या? भाई मेरे इससे लड्डू क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स में। ये बताओ, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, राइट, यानी पार्टनरशिप एंड हो जाती है व्हेन सच फिक्स पीरियड अराइव्ड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आदित्य, बहुत बढ़िया मेहराज, शैलेश भैया बहुत बढ़िया, है ना सर। ये मैंने क्लास में क्या बोला, सेक्शन 30 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 6, सेक्शन 59, अरे भयंकर भयंकर सेक्शन है रे बाबू। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? इसी क्वेश्चन के चक्कर में फेस टू फेस वाले बच्चे कुर्सी पे खड़े होकर पढ़े थे, है कि नहीं बात? तो मन तो मेरा करता कि सबको अपनी, जैसे क्लास में कुर्सी पे खड़े होकर करा थे ना, सबको अपनी अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, तो सब कुर्सी पे खड़े होके पढ़े सब, इसी क्वेश्चन के चक्कर में। क्योंकि सब बच्चे कहते हैं हाँ, अरे निकम्मो, सेक्शन 30 ऑफ टीपा, ये सेक्शन 30 ऑफ ELP, कितनी गजब की बात है। 30 और 30 दोनों 30 अलग अलग हट के एक साथ पूछ लिए। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये बात हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सेक्शन 30 के हिसाब से पढ़ ली थी। फिर माइनर क्या हमने देखे, राइट्स। अब राइट क्या था, याद आया बात? माइनर अपना प्रॉफिट का शेयर मांग सकता है कि नहीं बात? माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मांग सकता है, फोटो कॉपी भी करा सकता है, इंस्पेक्ट भी करा सकता है ना। पापा पापा खाते निकालो पापा, बच्चा पापा का बस में गया, कहानी सुनाई थी। माइनर स्यू कर सकता है फर्म को जब वो फर्म छोड़ के जाएगा, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ये गाना गाया था हमने, है कि नहीं बात? और माइनर जब मेजॉरिटी पे आता है तो 6 महीने में उसका राइट है कि 6 महीने उसको दिए जाने चाहिए, कि वो क्या करेगा, चूज करेगा कि उसे पार्टनरशिप फर्म में रहना है या नहीं रहना। टुच्चा क्वेश्चन सर, बहुत टुच्चा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन सर, लिख लिख के देखने हैं बहुत बढ़िया तरीके से सर। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं सर आपकी बुक में कंटेंट कुछ ज्यादा है। वो भाई, वो बालक देख लें, जो बालक ये क्लेम करते हैं सर आपकी बुक में कंटेंट ज्यादा है, केस लॉस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, ICAI से ज्यादा हैं, ICAI से ज्यादा हैं,
ये वो खतरनाक बालक, पहचान लो, पहचान लो अभी ये केस भाई। वर्ड टू वर्ड है, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, कोट भी उतना ही है, 10 फैंसी कोट। बहुत बढ़िया, सभी बालक बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देते हुए सर। नैश वर्सेस इनमान, ये भाई अपने नोट्स में, और मुझे पूरा यकीन है तुमने इसको ढंग से पढ़ा है, क्लास में बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें ये बात समझाई भी थी। दर्जी आया, दर्जी है ना, डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट। अब बताओ, अरे अपने नोट्स में अगर कुछ कंटेंट ज्यादा है तो देख लो, एग्जाम में देखने को मिल रहा है, एग्जाम में देखने को है कि नहीं बात। नैश वर्सेस ईमान विद सेक्शन 68, बहुत बढ़िया रंजन भैया, बहुत बढ़िया अंशिका दीदी, बहुत बड़े तनेश भैया, साक्षी दीदी बहुत बढ़िया, आदित्य महिराज बहुत ही शानदार, समझ गए। अब बताओ, क्या 11 कोट, क्या 11 कोट नेसेसिटी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो बताओ कंक्लूजन में क्या लिखोगे? आयुष इज लायबल टू पे 80,000 और नॉट? नहीं सर नहीं, है ना, बिकॉज 11 कोट आर नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी। मिल गया अपनी बुक का क्वेश्चन डिट्टो। प्रोविजन लिखेंगे, सेक्शन 68 लिखेंगे कि नेसेसरीज क्या होती हैं, फिर उसमें लिखोगे माइनर इज नॉट लायबल और माइनर प्रॉपर्टी इज लायबल, माइनर इज नॉट लायबल, माइनर प्रॉपर्टी इज लायबल। मेरे दिमाग में वो पिक्चर बनी हुई आ रही है, आंख बंद कर रहा हूं तो, अपनी बुक की, कॉमिक बुक की, एक घर बन रहा है लाल कलर का, और ये वाली लाइन लिखी है ब्लैक कलर के उसमें रेड कलर से, ब्लैक कलर का पीछे का फ्रेम है और रेड कलर से लिखी है कि माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, खतरा भी बन रहा है, माइनर इज नॉट लायबल और माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल। उम्मीद है तुम्हारे दिमाग में भी यही पिक्चर अब माइनर की घूमनी चाहिए जो अपनी किताबी कॉमिक्स में दे रखी है ना, राइट। बोलो सर। और सर इसके बारे में मैं हमेशा क्लास में डिस्कस करता हूं कि ये एक्सपेक्टेड इसलिए होता है कि एग्जामिनर पूछता कुछ है और बच्चा लिखता कुछ है। एग्जामिनर ने पूछा राइट ऑफ द बायर, बच्चा एग्जाम में क्या लिखता है? याद आई बात? याद आ गई बात? यही क्लास में लिखवाया तुम्हें, राज की बात, राज की बात बताएं। बच्चा एग्जाम में क्या लिखता है? बच्चा एग्जाम में लिखता है राइट ऑफ सेलर, बच्चा एग्जाम में लिखता है राइट ऑफ सेलर, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल, ये लिखता है ना। और मैंने जानबूझ के तुम्हें बताया था कि एक बात ध्यान रखना, तुम ये लिख के आओगे और पूरे जीरो में से जीरो पाओगे, फिर कहोगे आई से लुढ़का देवत रही, आई से हमें लुढ़का देवत रही सर, आई से लुढ़का देवत रही हमें। अरे आई से जानबूझ के थोड़ी लुढ़काई रही तुम्हें, क्योंकि तुमने आंसर गलत लिखा है। अरे पूछ रहा राइट ऑफ द बायर, वो पूछ रहा है बाबू राइट ऑफ द बायर, राइट ऑफ द बायर, राइट ऑफ द बायर। याद आई बात? सेक्शन 57 से लेकर 58 राइट ऑफ द बायर, सेक्शन 57 से लेकर सेक्शन 60 तक की सीरीज ये पूछ रहा है, और तुम लिख के आ रहे हो भैया सेक्शन 46 से लेकर 50, 51, 52, तुम ऐसी बातें लिख के आ रहे हो, तो भैया गलत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। 57 से 60 लिख रहा है राइट ऑफ द बायर। यही मैंने कहा था भाई, होश में पढ़ लेना, होश में। जैसे तुमने अपनी एक्स के मैसेज बहुत होश में पढ़े ना, कई बार पढ़े, इसने मुझे लिख के भेज दिया, ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल वैसे ही एक्स के मैसेज जितने होश में तुम पढ़ते हो ना, बिल्कुल वैसे ही लिख के भेजना सर। हाँ सर, स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्वीट फॉर वारंटी, रिप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्वीट फॉर इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया बात कही, वाह। आ गया भाई PQR, 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 बहुत ही बढ़िया। एक जो मैंने तुम्हें क्लास में बोला कि पहले चैप्टर में से सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं बात? बात समझ में आ गई? तो भाई P introduce E as an employee,
एज हिज पार्टनर टू एस, है कि नहीं बात? अब बताओ ये क्या हुआ सर, आ गया नहीं? क्या धारा 28 आ गई सर, धारा 28। शेख चिल्ली, बोलो भैया, शेख चिल्ली की कहानी, बोलो याद आ गई बात? शेख चिल्ली की कहानी, शेख चिल्ली की कहानी, बोलो सभी हाँ सर बिल्कुल याद आ गई बात। हाँ, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बहुत बढ़िया बात। पी क्यू आर पार्टनर है, आर तो रिटायर हो गया, उसने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, एक तो डेंजर बात, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, बहुत डेंजर बात कर दी। पी ने एस को अप्रोच किया, पी इंट्रोड्यूस ई एज हिज पार्टनर टू एस, ई को उसने पार्टनर बनाया, एस ने बिलीव कर लिया ई एंड आर आर पार्टनर, यानी ई भी क्या है? पार्टनर है। और ई नलायक, ई निकम्मा ना कुछ बोला कि हम नहीं है भैया, हम नहीं है, हमें फंसाया जा रहा, हम नहीं है, ठीक है, राइट। बाद में धोखाधड़ी हो गई, एस को पैसा नहीं मिला बाबू, पैसा नहीं मिला। अब बताओ, पहला सवाल ये उठता है, आर जो पार्टनर था, तो आर रिटायर हो चुका है, क्या वो आर अभी भी लायबल रहेगा? क्या आर लायबल रहेगा? यस, आर इज ऑल्सो लायबल। क्यों? रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल अंटिल पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस ना दे आर इज लायबल, ठीक है ना। ई इज ऑल्सो लायबल एज पर सेक्शन 28, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एस्टोपल इज ऑल्सो लायबल फॉर द सच पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसमें उसने अपने आप को होल्डिंग आउट की तरह रखा है। तो यानी कि पी क्यू आर ई, पी क्यू आर ई, पी क्यू आर ई, तीनों मुन्ने लायबल हैं, तीनों मुन्ने लायबल हैं। पहले प्रोविजन लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का सेक्शन शायद 32 है ना, राइट, तो 32, अगर 32 याद ना है तो एज पर द प्रोविजन लिख देना। बाकी मुझे इतनी उम्मीद है 28 तो तुम्हें याद है, 28 तो तुम, है ना, प्यार भरे बालकों को पूरा याद है। सर बहुत बढ़िया बात कह दी सर, बहुत बढ़िया बात कह दी, मजा आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे करना है जैसे पिछली एमटी में भी किया था और हम हर टेस्ट में करते हैं पीएससी फॉर्मेट में। समर क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 और 6 में, राइट, मुझे लगता है 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन छोड़ना है। तो मुझे लगता है अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं जो मुझे एग्जाम में स्किप करना पड़े, यार ये वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूं। मुझे लगता है मुझे भी ये क्वेश्चन तो सारे मुझे लगभग आते हैं और आसान भी लग रहे हैं। 5 क्वेश्चन मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, वो भी आसान लग रहा है ना। शोगा से पूछ रहा है भाई, शोगा, और ये अरे हमारा फेवरेट, अरे हमारा फेवरेट शेल्विन वर्सेस शेल्विन, कॉर्पोरेट वेल और उसके एक्सेप्शन। तो भैया कॉर्पोरेट वेल और उसके एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का सीक्रेट कोड याद है बाबू? कोर्ट ही इसका कोड था, कोर्ट ही इसका कोड था, कोर्ट ही इसका कोड था, याद आ गई बात? डिटरमाइन द एनिमी करेक्टर, ऑब्लिगेशन, याद आई बात? ठीक है, रेवेन्यू, तो कोर्ट इसका कोर्ट था जो हमने याद किया था। कॉर्पोरेट विल में शलोमन वर्सेस शलोमन वाला केस लिखेंगे, राइट, और लिफ्टेड। तो 1 मार्क्स, बहुत ज्यादा डिटेल में मत लिखना, 1 मार्क्स में ये हो गया और 5 मार्क्स में ये हो गए। सारे केस भी याद कराए थे मैंने तुम्हें, है कि नहीं बात? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स, दिनशॉ मानिक जी पैटिट, ठीक है, डैमलर, कॉन्टिनेंटल टायर, लीगल ऑब्लिगेशन का, वर्कमैन ऑफ एरियल वर्सेस एरियल, याद आ गई बात?
राइट। फिर हॉर्न वाला केस, ठीक है ना, हॉर्न वाला केस याद करा था हमने, बीटीसी, बिल्कुल सही बात। तो विद केस लॉ, विद ऑल केस लॉ लिख के आएंगे और मुद्दे मुद्दे की बात लिख के आएंगे, मुद्दे मुद्दे की बात लिख के आएंगे। लंबा चौड़ा पेज नहीं बनना, एक पेज में भी लिख दोगे तो भी बहुत है, कि कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन लिख दी जो हमने आईसीए की किताब में है ना, और साथ साथ क्या लिख दिया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिख दिया। सीधा उसका फैक्ट मत लिखना, फैक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये हुआ वो हुआ, $2000 $6000, ना 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 ना, $7000 ना, सीधा लिख देना सेपरेट लिखा एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई। अब दोनों, अच्छा समर वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। समर वाले क्वेश्चन में तुमको क्या लगता है भाई, एक तो मुझे लगता है सेक्शन 26 आ जाएगा, क्योंकि ओनरशिप की बात चल रही है, ठीक है। और अगर तुम ध्यान दो, कार अगर देनी है, इंपॉर्टेंट खास बात है ये, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्राइस, सेल्स मैनेजर चाबी। तो भैया अगर तुमने चाबी दे दी, गोडाउन की चाबी दे दी, गुड्स के पेपर दे दिए, तो ये होता है सिंबॉलिक डिलीवरी विद सेक्शन 26 क्या बोलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ओनर होगा वो ही रिस्क झेलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ओनर जो होगा वो ही रिस्क झेलेगा। याद आई बात, गाना गाया था हमने नोट्स में, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, टेंटेन हम साथ साथ है। तो सेक्शन 26 भी आप रिस्क, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कहे आदित्य सिंह, बिल्कुल सही बात कहे, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द ओनरशिप, ठीक है। तो यहां पर सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी है, चाबी भी जा चुकी है, तो सेल्स ऑफ गुड्स के हिसाब से जो भाई साहब हमारे समर हैं, समर बहुत ही ज्यादा विंटर में दिक्कत में आ गए और समर को लायबल होना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले डिलीवरी के बारे में लिखेंगे, 3 तरह की डिलीवरी होती है, फिर उसमें सिंबॉलिक डिलीवरी के बारे में लिखेंगे। सिंबॉलिक डिलीवरी की डेफिनेशन हो गई, क्या ना, डिलीवरी ऑफ द थिंग एज अ टोकन और ट्रांसफर और डॉक्यूमेंट। फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, चाबी देना है कि नहीं बात, और बिल दे देना या पेपर दे देना, ये भी उसमें ही आता है। फिर सेक्शन 26 लिख देंगे, रिस्क और ओनरशिप प्राइमा फेसी साथ साथ जाते हैं, जिसकी ओनरशिप होती है उसी का ही रिस्क होता है कि नहीं बात, राइट। तो इस केस में क्योंकि डिलीवरी उसके पास आ गई, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, तो इसका मतलब ओनरशिप समर के पास है, समर विल बी द लायबल। बहुत बढ़िया बात कही सर। फिर आखिरी पड़ाव पे आते हैं भाइयों बहनों, आखिरी पड़ाव पे आते हैं राइट। अब इसमें पढ़े तो अपने चैप्टर नंबर 10, अपनी किताब का, अपनी बुक का चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है, लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी। तो लिक्विडिटी डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से एस्टिमेट होते हैं, भाई इतना डैमेज लगेगा। पेनल्टी मैंने बताया ना, पेनल्टी अपने नोट्स में डेफिनेशन लिखिए, पेनल्टी इज द अमाउंट विच इज आर्बिट्रेली, आर्बिट्रेली मतलब रैंडमली कोई भी हायर अमाउंट फिक्स कर देते हैं, वो पेनल्टी। फिर मैंने तुम्हें एक क्लास में बहुत ही जबरदस्त बात बताई, इंग्लैंड में अंग्रेजों के यहाँ पेनल्टी चलती है, पर इन इंडिया पेनल्टी नहीं चलती बाबू, पेनल्टी ही नहीं चलती, रीजनेबल अमाउंट ही देना पड़ता है, पेनल्टी के तरीके से नहीं चलता इंडिया में, अंग्रेजों को चलता है। फिर मैंने इसका एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि भैया कैसे हम रीजनेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी लिखवाया था, याद आई बात, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और है ना डैमेजेस का जो नुकसान हुआ, लॉस विच एवर इज लोअर, याद आया कुछ ऐसे फॉर्मूला भी लिखवाया था। हाँ भैया हाँ याद आ गया सर, बहुत बढ़िया। अरे भाई अरे याद नहीं आएगा तो एग्जाम में कैसे करेगा, तो एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात, बालक ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सर याद आ गई बात। अब फिर इनके क्या करना है सर, इनको एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ऊपर कही गई बातों का एक्सप्लेन करो और डिफरेंस बताओ, 5 मार्क्स का। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर ये अजीब से क्वेश्चन पूछ लिया, तो अभी हम देख लें कैसे लिखना है, कैसे लिखना है ऐसे है, हम इसको वहां से जीकेपीएल कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, या
कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इन एग्जाम, अगर मैं एग्जाम देता तुम्हारी जगह पर, बहुत बढ़िया बात कही है ना, सेक्शन 74 याद आया होगा। लेकिन अगर इन एग्जाम में अगर मैं एग्जाम देता मैं, तो आई विल लीव, मैं इसको छोड़ देता, मैं क्वेश्चन 6 छोड़ देता भाई है कि नहीं बात? यानी कि 2 3 4 5 करता, 6 को छोड़ता। ठीक है, अगली बात, अब इसका आंसर देख लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगली बात डायरेक्ट, को ओनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? ये तो बुक में सीधा सीधा साफ साफ टेबल बना के लिखा है। डैडी मम्मी है नहीं घर पे, मेरे तो घर पे है कि नहीं बात? आगे नहीं कहेंगे डैडी मम्मी, तो डैडी मम्मी को ओनर, गाना यही सुनाया था भैया, क्या करूं, है ना, अब आराम से याद आ जाता है। और क्या डिफरेंस है कि नहीं बात? और फिर आता है सर मात्र 3 मार्क्स में MNO, हमारा सबका कंपनी एक्ट का फेवरेट, 2 चाहे तो केस लो है कंपनी एक्ट में फेवरेट, है ना, याद आया, रिची रिच वाला, है ना, वो फेवरेट है हमारा। शलोमन वर्सेस शलोमन वो फेवरेट है। बाकी ये कोर्ट वाले तो हैं। और एक अपना कौन सा सर? रॉयल ब्रिटिश बैंक। बोलो भैया, याद आ गया नहीं आ गया? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, ऑल्सो नोन एज टर्क्वेंट रूल। हाँ सर, सही बालक हो गया, याद आ गया। सिंपल, ये लिखिए बात। एम्प्लॉय ने उसको रिसिप्ट इशू कर दी, है ना, राइट। अब बताओ, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला केस लगेगा, इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। उम्मीद है याद आ गई होगी बात, है ना, इंटरनल मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या मजेदार है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रिसिप्ट अंडर द कंपनी सील वॉज नॉट इश्यूड बाय मिस्टर सी? अगर रिसिप्ट इश्यू नहीं करी गई तो आंसर डिफरेंट होगा, यस। तो टर्क्वेंट रूल का एक्सेप्शन लग जाएगा। 3 एक्सेप्शन थे ना, तो 3 में से पहला एक्सेप्शन लग जाएगा। पहला एक्सेप्शन क्या था? है दिल पे शक मेरा, इसे प्यार हो गया, है ना, ये वाला गाना गाया था हमने। है शक मेरा, मुझे शक है, मुझे शक है, हाँ हाँ भाई, तुम्हारे सामने उल्टे सीधे काम चल रहे, तुम्हें शक है तो तुम्हें अपना शक को दूर करना चाहिए। सस्पिशियस ऑफ इर्रेगुलरिटी, याद है बात? ये वाला केस है ना। तो भाई ये हमें बहुत मजेदार क्वेश्चन मिला, हालांकि 3 मार्क्स में, ये 3 से ज्यादा मार्क्स में होना चाहिए था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, बाकी तो हमने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार चेकआउट कर लेते हैं भाई, बाकी तो आसान आसान थे। सर लिक्विडेटेड डैमेजेस पेनल्टी, याद आ गई बात? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एक्स्ट्रावेंजेंट मतलब होता है एक्सीड एक्सेस अमाउंट, यानी कि आर्बिट्रेरली एक्सेस अमाउंट आप मांग रहे हैं सामने वाले से, जो बिल्कुल रीजनेबल नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जो उसे लॉस हुआ है, लॉस से भी ज्यादा मांग रहे हो उसके, ठीक है ना। दोनों की कॉमन बात क्या है? दोनों ब्रीच होने पर ही जिंदा होते हैं। जैसे सोन पापड़ी सिर्फ दिवाली पर ही जिंदा होती है, ऐसी ये भी ब्रीच होने पर ही जिंदा होते हैं। ये वाली बात देखो, ये मैंने क्लास में अपने नोट्स में भी लिखवा रखी है, लिखी हुई है, छपी हुई। इंग्लिश लॉ
मेक्स अ लिक्विड डैमेजेस पेनल्टी, है ना, राइट, बट नो सच डिस्टिंक्शन इंडिया, इंडिया में पेनल्टी जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा लिक्विडिटी डैमेजेस जैसे रीजनेबल अमाउंट देते हैं। याद आ गई बात, ठीक है। अगर डिफरेंस देखें तो पेनल्टी की जो पेमेंट होती है वो टेरर ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी, यानी कि फियर, उसको डरा कर ली जाती है कि भाई तुझे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तूने एक घंघोर अपराध किया है। और जो लिक्विड होते हैं वो प्री एस्टिमेट होते हैं, पहले से पता होता है कि भाई लेट फॉर्म जमा करेंगे तो आईसीआई हमसे इतनी फीस तो लेगा ही लेगा, ठीक है ना। सर्टेन डेट पर देना होता है लिक्विड डैमेजेस और कुछ डिफॉल्ट पर देना होता है। लेटर मतलब जो डिफॉल्टेड अमाउंट, यानी कि जो डिफॉल्ट अमाउंट देंगे तो वो पेनल्टी कहलाई जाती है, राइट। अगर पेनल्टी की बात करें तो लार्जर अमाउंट, अगर किसी आपसे कोई बहुत ज्यादा अमाउंट मांगता है धोखा होने पर, तो आप उसे पेनल्टी का दर्जा दे सकते हैं है ना, राइट। एक्सप्रेशन फाइनल नहीं है, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि पेनल्टी और लिक्विडिटी डैमेजेस में हम किसे पेनल्टी बोलेंगे, किसे डैमेजेस बोलेंगे। तो यहां पे आप याद कर सकते हो, यहां से आप जीकेपीएल कर सकते हो, राइट। तो यहां पे आप चाहो तो एग्जाम में क्वेश्चन 6 छोड़ सकते हो। बी भाई एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ, एजेंट होते हैं, ये एजेंट नहीं होते, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, एजेंट नहीं होते वो, है ना, राइट। केक कटेगा सब में बटेगा, यहां केक कटता है सब में नहीं बटता भाई। पार्टनरशिप कंसेंट से ही दे सकते हैं, यहां पे कोओनर क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ कोओनर। और भैया ये जो मजेदार क्वेश्चन था इंडोर मैनेजमेंट, पहले तो हमने ये लिखा प्रोविजन, ये सब क्या है ना, प्रोविजन यहां तक। रॉयल ब्रिटिश बैंक, है ना, विथ सेक्शन 399, ठीक है। ये आ गया हमारा इंडोर मैनेजमेंट का रूल। हाँ भैया, हाँ रशीद भैया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सा, पहला वाला। अगर भैया नेग्लिजेंट कहलाया जाएगा क्योंकि उनकी ड्यूटी है, तो सी, है ना, मिस्टर आर एंड द ड्यूटी टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी टू चेक द वेदर सी इज एलिजिबल टू टेक द पेमेंट और नॉट। तो ये उनकी ड्यूटी थी कि वो चेक करें कि, उसकी ड्यूटी थी कि वो चेक करे कि वो इशू कर सकता नहीं करता, यानी कि इंडोर मैनेजमेंट का सहारा, है ना, या मजा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उम्मीद दोस्तों बात समझ में आई होगी, शानदार जानदार तरीके से समझ चुके होंगे कि सर कैसे एमटीपी आ रही है। सर बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान एमटीपी आ रही है। अब यार एक आध क्वेश्चन तो क्या करेगा, वो थोड़ा मुश्किल देगा, और जो आपको मुश्किल लग रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा मुश्किल लगा, हमने एग्जाम में उसे छोड़ दिया सर, बिल्कुल छोड़ दिया, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, राइट। टाइम को बहुत तरीके से यूटिलाइज करेंगे। मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूं भाई साहब, मैं तुम्हें स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूं, ये बात ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई कई बार क्लास में। टेंशन लेनी नहीं है, आप समझ चुके क्यों नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि जो टेंशन ले रहा है वही बच्चा ले रहा है जो पढ़ना नहीं चाह रहा। फॉर सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ओनली 1 मिनट ऑफ थिंकिंग और टेंशन, रिमेनिंग मिनट्स आर ऑफ वर्क। क्योंकि टेंशन दूर करने का एक ही इलाज है पढ़ाई, टेंशन दूर करने का एक ही इलाज है पढ़ाई बाबू, पढ़ाई। अगर मैं तुम्हें बोलूं, बहुत सिंपल सी बात, ये बात फिट करके जाना एग्जाम में, एक नंबर के लिए आपके पास 1.7 मिनट्स है, समझे मुन्ना? सर इसका मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 नंबर इंटू 1.7 मिनट्स कितना हो गया सर? 100 इंटू 1.7 मिनट्स 170 मिनट्स, यानी कि
अगर मैं इस टारगेट को पूरा कर लेता हूं तो इस टारगेट को पूरा करके मेरे पास 10 मिनट्स हैं क्या करने के सर, अपनी गलतियों को सुधारने के, रिवाइज करने के, या कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है तो उसको कुछ ना कुछ लिखने के। इसका मतलब सर हमने देखा एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, तो 4 इंटू 1.7 कितने मिनट में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कितने मिनट में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 4 इंटू 1.7 यानी 6 मिनट 0.8, मोटा मोटी चलो कह दो 7 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट में हो जाना चाहिए। 7 मिनट के बाद पेन चलना नहीं चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, 7 मिनट के बाद वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ, इतनी स्पीड मेंटेन करनी है, राइट। ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड ले लेना अगर तुम विश्वास है कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर आगे वाले क्वेश्चन को बहुत तेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा सर, आगे वाला क्वेश्चन सेक्रीफाइस कर दोगे क्या। थ्योरी का क्वेश्चन आया डायरेक्ट फालतू 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स इंटू 1.7 मिनट्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया भाई, कर लो जरा, कर लो भैया कर लो, 7 इंटू 1.7 मिनट्स अप्रोक्सीमेट 12 मिनट। स्टॉप वॉच लेके चले जाना, स्टॉप वॉच लेके चले जाना। क्लास में भी तो मैंने तुम्हें कई बार ये चीजें बताई है कि प्रैक्टिस पहली क्लास से ही करनी है हमें। पहली केस स्टडी जब कराई थी ना बालफर वर्सेस बालफर, तभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। इतने मिनट में मुझे खेल खत्म कर देना है, इतने मिनट में खेल खत्म कर देना है, इतने मिनट में खेल खत्म कर देना है। और 12 मिनट, अगर 12 मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो पेन उस क्वेश्चन के लिए चलेगा नहीं जरा सा भी, अगले क्वेश्चन की तरफ पेन को बढ़ जाना है 12 मिनट के बाद, तब हमारा ये टारगेट पूरा होगा और तब हमें ये 10 मिनट स्पेयर मिलेंगे रिवाइज करने के। अगर तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो तो समझ लो ये 10 मिनट तुम खत्म करते जा रहे हो पहले ही। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम पर चाहे 30 सेकंड ले लेना, अपने दिमाग में पहले से ही, अपने माइंड में पहले से ही फ्रेमिंग कर लेना, कैसे मुझे सेक्शन से शुरुआत करनी है, कौन सा केस लॉ लिखना है, प्रोविजन में कितनी जान लगा देनी है, और उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन झटपट क्वेश्चन के हिसाब से ड्राफ्ट कर देना है। इसी की प्रैक्टिस हम करते आए हैं अप्रैल मई से लगातार इस समय तक, इसी की प्रैक्टिस हम टेस्ट में करते आए, इतने सारे टेस्ट लिए तुम्हारे, है ना, और इसी की प्रैक्टिस हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस में करते आए हैं। उम्मीद है टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इतनी स्पीड मेंटेन करनी है कि हर एक नंबर का क्वेश्चन जो होगा मल्टीप्लाई बाय 1.7 करूंगा और उस पर खत्म करके मानूंगा, जान लगा दूंगा। मिलूंगा तुमसे बहुत जल्द और उम्मीद करता हूं सीए इंटर में मिलूंगा, सीए फाउंडेशन में नहीं, सीए इंटर में मिलूंगा।